हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस बताई गई थी। ठीक है, को किसी भी सबस्टेंस का। अब इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कोई भी सबस्टेंस का फिजिकल स्टेट पार्टिकल के किस नेचर पर डिपेंड करता है, किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स on which the physical state of substance depends। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर मेनली 3 प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles। ठीक है। नंबर 2 होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। और नंबर 3 होता है रैंडम मोशन। मोशन नहीं, रैंडम मोशन। मोशन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स में रैंडम मोशन करेक्ट कर ले, रैंडम मोशन इन पार्टिकल्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है कि कोई भी सबस्टेंस सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। इसको समझाने में थोड़ा सा हमको और कुछ चीज़ें बता दें ताकि आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, 12th तक आपको कोई परेशानी ना हो। पहला चीज़ तो इसमें आप लोग जानते रहिए, रिलेशन बिटवीन
being intermolecular force of attraction and random motion of particles of सब्सटेंस। ये आप जानते रहिए, रिलेशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एक सॉलिड ले लें, यहाँ पर हम लोग लिक्विड ले लें और यहाँ पर हम लोग गैस ले लें और तीनों को सेम टेम्परेचर पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम लोग इन तीनों को रखें तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी और लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। बराबर इसलिए होगी क्योंकि तीनों सेम टेम्परेचर पर हैं। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट हम लोग टेम्परेचर से देखते हैं। अगर तीन अलग अलग फिजिकल स्टेट के सब्सटेंस हैं लेकिन सेम टेम्परेचर पर रखे हैं तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल अपने पोजीशन से ज़्यादा दूर यानी दूर तक मोशन नहीं करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ एक डिफिनिट वॉल्यूम के अंदर मोशन करते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत दूर तक मोशन कर लेते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है? इसका कारण होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। देखिए, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है, तब रैंडम मोशन कम होगा। वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, अदर मोशन हो सकता है, लेकिन रैंडम मोशन कम होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रैंडम मोशन बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक लिमिट वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स मोशन करेंगे, लेकिन यहाँ के पार्टिकल्स के मोशन में भी अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो वही मिलेगी। यहाँ पर यह चाहे जितनी दूर तक जाए, पूरे कंटेनर जितना बड़ा होगा गैस के पार्टिकल उतनी दूर भर में चले जाएंगे। इसको हम लोग अपने एक सिंपल लाइफ का भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे आपको कुर्सी से चेयर से बांध दिया जाए, बांध देने के बाद आपके पास फायर यानी आग आपके पास लाई जाए। ठीक है, तो आग से आप डरेंगे, लेकिन आप कुर्सी से बंधे हुए हैं इसलिए आप हिलेंगे डुलेंगे ज़रूर, लेकिन अपने पोजीशन को छोड़ करके नहीं हटेंगे। वैसे यहाँ पर होता है सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इनके पार्टिकल वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन तो कर पाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपने पोजीशन को छोड़ करके बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। अब लिक्विड में हम लोग देखेंगे तो लिक्विड में सोच लीजिए जैसे आपको एक रूम में आपको रखा गया है। ठीक है, और आपके जिस रूम में रखा गया उसमें
आपको आग दिखाया जा रहा है, फायर, ठीक है, तो रूम भर में, क्योंकि रूम से बाहर जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो आप रूम भर में इधर उधर आप मोशन करेंगे, ठीक है, लेकिन आपके वो उस मोशन को जो आप रूम में मोशन कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी और ये जो आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों की मेजर की जाए तो सेम ही होगी, क्योंकि दोनों का आग से डर समान है, सेम है। और ये गैस की बात की जाए तो गैस का मतलब आप खुले मैदान में प्रेजेंट हैं और आग आपको दिखाई जा रही है, तो मैदान में तो आप दूर तक, जहाँ तक आप भाग सकते हैं वहाँ तक आप भागेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर भी आपकी काइनेटिक एनर्जी मेजर की जाए तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगी, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ठीक है। तो पहला चीज़ इसमें निकल करके आता है ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रैंडम मोशन कम होगा। इसका मतलब रैंडम मोशन इज इनवर्सली proportional to the intermolecular force of attraction between particles, ठीक है। ये आप जानते रहिए, ठीक है, कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और रैंडम मोशन में देखा जाए कि तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा रैंडम मोशन उतना कम रहेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि अगर एक ज़्यादा तो दूसरा कम, ठीक है, ये जानते रहिए। और दूसरा आपको जानना चाहिए रिलेशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन intermolecular force of attraction and intermolecular distance between particles of substance, ठीक है। अब देखिए, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जैसे हम लोग ये देखते हैं कि दो पर्सन हैं, दो आदमी हैं, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी दोनों एक दूसरे को एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो अपनी ओर खींच रहे हैं तो वो एक दूसरे से सट जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा। जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा। इसको भी हम लोग जानते रहें, ठीक है। और अगर ये दोनों चीज़ें हम लोगों के दिमाग में हैं जो अभी हमने बताया, तो उसके आधार पर आप सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। और यह एक्सप्लेनेशन ही पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, तो कल हम जब इसमें समझाने लगेंगे, यानी जब बताएंगे सॉलिड लिक्विड प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उसमें आपको बहुत कायदे से समझ में आएगा। आज जो बताया गया यह अगर आपको समझ में आया तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। अगर जहाँ नहीं समझ में आया, जो नहीं समझ में आया है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है।